नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। 2022 के सियासी संग्राम से पहले यूपी कैबिनेट का मेकओवर किया गया है। बीजेपी ने विस्तार के जरिए जातीय गणित को भी साधने की कोशिश की है। जितिन प्रसाद, संगीता बलवंत बिंद, छत्रपाल गंगवार, संजय गौड़, पलटू राम, धर्मवीर प्रजापति और दिनेश खटिक को मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिली है। सरकार ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है और जितिन प्रसाद के जरिए जहां ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की गई है, वहीं 3 मंत्री ओबीसी समाज से और 3 मंत्री दलित समाज से हैं। हालांकि विपक्ष ने मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार केवल नौटंकी कर रही है। तो हम 7 मंत्रियों के शपथ की ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तो ये 7 तस्वीरें राज्य मंत्री दिनेश खटिक शपथ लेते नजर आ रहे हैं। संगीता बिंद, वो भी राज्य मंत्री आज बनी है, उन्होंने भी शपथ ली है। छत्रपाल गंगवार ये राज्य मंत्री बने हैं, शपथ ग्रहण उन्होंने की है और उसका बाद उन्होंने, आप देखिए, हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। पलटू राम चौथी तस्वीर में नजर आ रहे हैं शपथ ग्रहण करते हुए। और धर्मवीर प्रजापति ये आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, वो भी देखिए शपथ लेते नजर आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बने हैं जितिन प्रसाद, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा कद, जितिन प्रसाद ये कैबिनेट मंत्री बने हैं और संजीव कुमार ये राज्य मंत्री बने। तो ये वो 7 तस्वीरें 7 मंत्रियों की। तो 22 के महासमर से पहले ये जो आज शपथ ग्रहण हुआ है, आखिर कैसे इसको लोग देखते हैं और हमारे सवाल क्या है? क्या कैबिनेट का जातीय गणित जीत दिलाएगा? हमारा पहला सवाल। 7 के चक्रव्यूह में फंसेगा विपक्ष? मिशन 350 वाला नया मंत्रिमंडल का मेकओवर चुनाव में आखिर कितना कारगर साबित होगा? और जाति के दांव से विपक्ष की रणनीति क्या विफल होगी? तो इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कीर्तिनिधि पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और उमाकांत लखेड़ा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मनीष शुक्ला, आपके पास आऊंगा। आपकी पार्टी की सरकार है और आपकी पार्टी की सरकार में आज नए 7 मंत्री शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा नाम अगर हम बात करें, जिस तरीके से जितिन प्रसाद आज कैबिनेट में शामिल हुए हैं, कैसे देखते हैं? कितनी जिम्मेदारी इनकी होगी आने वाले वक्त में? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, मंत्रिमंडल हो, चाहे संगठन हो, सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी संगठन और सरकार हमने बनाया है। पिछले 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, नौजवानों को नौकरियां मिल रही है। और किसी भी मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि अपने मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे, उनसे क्या काम लेंगे, क्या विभाग देंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज ऐसे 7 मंत्रियों को शामिल किया है, जिसमें जितिन प्रसाद जी है, धर्मवीर प्रजापति जी है, गौड़ जी है। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम भी कर रहे थे, विधायक भी है, और उनको आज मंत्री के नाते से उनको शपथ दिलाई गई है। और जरूर अपेक्षा है कि जो लैंडस्लाइडिंग विजय होनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कुछ न कुछ बढ़ोतरी होगी इनके कामों से, इनके योगदान से भी। देखिए, मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 2011-12 में जब मायावती जी की सरकार अंतिम समय में थी, तो उनके 22 मंत्री लोकायुक्त के जांच में फंसे हुए थे। जब 2016-17 में अखिलेश यादव की सरकार अंतिम समय में थी, चुनाव होने वाला था, तो लखनऊ की सड़कों पर चाचा भतीजों की लड़ाई हो रही थी, लाठी डंडे चल रहे थे, और मंत्री आज बर्खास्त होता था, कल मंत्रिमंडल में वापस लिया जाता था। कभी मुलायम सिंह यादव जी किसी के लिए सिफारिश करते थे, वो तमाम झंझावात लोगों ने देखा। लेकिन वही आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, उसके नाते से आज मंत्रिमंडल में विस्तार दिया गया है। लेकिन मनीष जी, अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव जब अब से कुछ देर पहले आपके मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उनका कहना था कि बजट है नहीं, मंत्री बनाने से क्या फायदा है, ज्यादा से ज्यादा एक सप्लीमेंट्री और जोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतनी हल्की बयानबाजी और गैर तथ्यात्मक बातें, जब ये पहली बार नहीं है, अगर उनके पूरे बयानों को देखेंगे तो इसी तरह से बयानबाजी करते हैं।
देखिए, मंत्री का काम और मंत्री का जो विषय है, उस विभाग में जो काम है वो इम्प्लीमेंट हो, इसकी देखरेख करना है। और किस विभाग में बजट नहीं है, किस विभाग में बजट का एलोकेशन नहीं है, हमको लगता है अखिलेश यादव को उसको भी आज पता है। ये जो ट्विटर बाजी का शौक चढ़ा है अखिलेश यादव का, 43 से 7 विधायक इनके नहीं आएंगे इस ट्विटर बाजी के शौक में। अच्छा, ठीक है लखेड़ा साहब, आपके पास आऊंगा मैं। आज लगातार आप कवरेज के दौरान हमारे साथ जुड़े रहे और आपने पूरे शपथ ग्रहण की कवरेज को बेहद करीब से भी देखा, जिस तरीके से पल पल के अपडेट हम लोगों तक पहुंचा रहे थे। आज के इस शपथ ग्रहण को अगर हम देखें, विपक्ष आरोप लगा रहा है, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मतलब नहीं है इसका। कांग्रेस के जो प्रवक्ता जुड़े थे वो कह रहे थे कि ये अलोकतांत्रिक है, हालांकि उनकी पार्टी भी दूसरे राज्य में यही कर रही है। तो इस पूरे आज के घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ तो मंडल का विस्तार हुआ, ये एक से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान इन्होंने शुरू कर दिया। अब मंत्री 3 महीने में 4 महीने में वो क्या समझेंगे, क्या काम कर पाएंगे, वो तो सारी जनता भी जानती है और मंत्रियों को खुद भी पता है। लेकिन देखिए, इसमें एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो सरकार को थोड़ा सा सवाल प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, प्रश्न चिन्ह को सबसे ज्यादा पार्टी के भीतर से लग रहे थे और पार्टी के भीतर ये महसूस कर रहे थे कि भाई कुछ लोग हैं, मतलब कुछ लोग हैं, कुछ तबके हैं, जैसे बिंद है, प्रजापति है, खटीक है। देखिए, जो जिस तरह से कंपोजिशन आज के मंत्रिमंडल विस्तार में दिया गया है, वो बहुत उससे समझना बहुत कठिन नहीं है। और जाहिर सी बात है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि देखिए, आने वाले जो क्षेत्र हैं, जो खटीक बहुल लोग हैं या जो प्रजापति बहुल क्षेत्र है या दूसरे बिंद हैं जो महिला बनाई गई हैं, तो उन जातियों को, कमजोर जातियों को ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये चुनाव आप ओबीसी में यादवों को अलग थलग करके चुनाव गैर यादव ओबीसी को टारगेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको गैर यादव ओबीसी के जो तबके आपने जिनकी उपेक्षा, जिनको लगा कि बीजेपी के अंदर महसूस हुआ कि इनकी उपेक्षा हुई, तो उनको थोड़ा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है और ताकि एक मैसेज देने की कोशिश की हो कि हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी का नारा है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014, 2017 और 2021, ये 2014, 2017, 2019 जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया। और गैर यादव ओबीसी, इसमें कोई मैं जाति की राजनीति में कभी विश्लेषण नहीं करता हूं, लेकिन ये जाति सच्चाई, ये समझना होगा कि जाति एक सच्चाई। मैं ये मानता हूं कि भले ही जातिगत आधार पर विश्लेषण ना किया जाए, लेकिन आज इस पूरे परिदृश्य को देखें और हर एक राजनीतिक दल की अगर हम देखें, जिस तरीके से इस वक्त की राजनीति है वो आधारित इस पर ही रहती है। ओंकार सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती नजर आती है सरकार पर। अगर हम देखें, अब से प्रियंका गांधी वाड्रा जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी मौजूद थी, उन्होंने 4 कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की, उसके बाद तमाम आपकी पार्टी के शेड्यूल तय किए गए। लेकिन इस वक्त आप देखें तो नजरअंदाज आपको कर रही है, मुझे लग रहा है, यूपी की जनता, क्योंकि कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आप। जहां विरोध की राजनीति होती है वहां कांग्रेस ही दिखती है। आप पहले व्यक्ति मिले जो कह रहे हैं कि हम कहीं नजर नहीं आ रहे, चाहे वो कोरोना बीमारी के समय में आपत्ति पड़ी हो तब, चाहे जब क्या कहते हैं कोरोना के अलावा जब जितने भी बार ये जब आदमी आ रहे थे वहां से, राजस्थान से और दूसरी जगहों से, वहां पर भी हर जगह कांग्रेस सामने दिखी है। जितने हादसे हुए हैं उसमें श्रीमती प्रियंका गांधी ही गई, चाहे वो मिर्जापुर का हादसा रहा हो आदिवासियों का, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज का हादसा रहा हो जहां पर क्या कहते हैं निषाद के ऊपर लाठी मारी गई, उनका घर बर्बाद किया गया, उनकी नावें तोड़ी गई। तो हर जगह प्रियंका जी वहां मौजूद रही है और गई है। चाहे समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता थी जो हमारे यहाँ गई कांग्रेस में, उसको भी देखने के लिए मानवता के आधार पर गई थी, उन्नाव गई थी, हाथरस गई थी, तो हर जगह प्रियंका गांधी जी बाकायदे दिखाई पड़ रही। लेकिन लगातार विपक्ष जो है और या बीजेपी जो है वो आरोप लगाती है, वो कहती कि पॉलिटिकल टूरिस्ट है प्रियंका गांधी, जो है वो पॉलिटिकल टूरिस्ट है। ओहो, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट कह रहे हैं, कम से कम यही उनकी मेहरबानी है। इतना तो कहा उन्होंने, टूरिस्ट तो बनाया उनको। वो तो कह देते कि यहाँ के हिंदुस्तान की तो टूरिस्ट को फिर कैसे पसंद करेगी जनता? ये क्या कम बात है? नहीं, टूरिस्ट को फिर जनता कैसे पसंद करेगी?
वो तो अरे स्थायी भाई व्यक्ति को ये चाहेगी सर, ना। मेरी बात सुनिए, जो हाँ। आप बता रहे हैं जनता क्यों पसंद करेगी बता रहा हूँ। आप ही की इसमें निकल रहा है कि मिशन मंत्रिमंडल का मेक ओवर कितना कारगर। आप हमको एक बात बताइए, 4.5 साल में 22 कैबिनेट और 21 स्टेट मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाए, और ये 7 आके कर लेंगे। 8 ब्राह्मण ऑलरेडी हैं, एक और आ जाएंगे तो यही सब कर लेंगे। हैं? आप बताइए, और जो ये एक एक बैकवर्ड बनाने चल रहे हैं, उसमें आपको मालूम है बैकवर्ड में 75 किस्म की जातियां हैं, और वैसे ही 70-75 शेड्यूल कास्ट में भी और शेड्यूल ट्राइब्स में भी है, सब मिला के जो इन्होंने यूपी गवर्नमेंट ने बना रखा है। तो भाई साहब ये 75 कहाँ से बना देंगे मंत्री? 80% ठीक तो है, बनाएंगे। इस पर भी जवाब लेंगे, तो ये इस पर भी जवाब लेंगे। कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक, मैं वापस आता हूँ। चिकन क्लियर करने की बात हो रही है, हाँ। तो आप बताइए यहाँ पर मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है। ठीक है, आप भी दूसरे राज्य में आप भी तो बना रहे हैं। नहीं, दूसरे राज्य में आप भी बना रहे हैं। हम तो वहाँ सही है, जब हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, हमारे चलिए, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ठीक है। दिया तो कीर्ति निधि पांडे आपके पास आऊंगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है इसका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मंत्री बनाए गए आज उनका कोई मतलब नहीं है, बजट नहीं है। कैसे देखते हैं इसको? शिवम जी, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार के एकदम अंतिम समय में हुआ है, और एक बात स्पष्ट है कि सरकार 2 महीने के अंदर स्थानीय निकाय एमएलसी का चुनाव कराने जा रही है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। ये 2-3 महीने भी इन मंत्रियों को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ये कौन से विभाग के मंत्री होंगे, कौन सा काम करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी जो लगातार एक बात कहती आई कि हम जाति आधारित राजनीति नहीं करते, आज के मंत्रिमंडल का विस्तार ये साबित करता है कि जाति आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और हिंदुओं की बात करने वाले, हिंदू धर्म की बात करने वाले, सनातन धर्म की बात करने वाले इतने हताश और निराश हैं कि पितृपक्ष में मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिए। पितृपक्ष में जब कोई शुभ काम नहीं होता तो ये सरकार की हताशा और निराशा दर्शाती है। दूसरी बात, इनको जितिन प्रसाद पे भरोसा है कि जितिन प्रसाद आ जाएंगे तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का इनको वोट देगा, लेकिन इनको मनीष शुक्ला पे भरोसा नहीं, इनको लक्ष्मीकांत वाजपेयी पे भरोसा नहीं, इनको विजय बहादुर पाठक पे भरोसा नहीं। आखिर ये जितिन प्रसाद के आने पे क्या वो सवाल खत्म हो गए जो खुशी दुबे का? ठीक है, तो मनीष शुक्ला से जवाब ले लेते हैं फिर इस पर। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। मनीष जी, ब्राह्मणों को मनीष जी वो कह रहे हैं कि इतने ब्राह्मण चेहरे अगर नहीं खुश कर पाए हैं। शिवम जी, जो सवाल लगातार जितिन प्रसाद उठा रहे थे, क्या वो सवाल समाप्त हो गए? जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं। मनीष जी बोलिए। देखिए, मैं तो आज इस बात के लिए प्रसन्न हूँ कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी आज पितृपक्ष देख रहे हैं, आजकल ये मंदिर भी देख रहे हैं, ये बड़ा बदलाव के लिए भी बात करते हैं। तो ये अगर सनातन धर्म के लिए बात करने लगे तो मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं, आप मनीष जी ये बात नहीं देख पा रहे हैं। आपका चाल चरित्र चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, क्योंकि केवल आप बात करने वाले लोग हैं, प्रसन्नता व्यक्त की कि आप पितृपक्ष ध्यान में है, पूजा मानने वाले लोग हैं, आपको भी अयोध्या मथुरा काशी का ध्यान में आ रहा है। आप लोग राम का व्यापार करने वाले लोग हैं, आप लोग व्यापारी हैं, आपको सिर्फ सिर्फ सत्ता चाहिए। आपको न पितृपक्ष से मतलब है, न किसी चीज से मतलब है। आपकी सरकार के मुखिया हताश और निराश हैं, इसीलिए जल्दबाजी में पितृपक्ष में आपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। लोग विधानसभा में पर्चा भरते हैं, लोकसभा में पर्चा भरते हैं, विधान परिषद के लिए पर्चा भरना चाहते हैं, तो लोग सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए ना। तो जल्दबाजी में पांडे जी जवाब ले लीजिए। पूरी संस्कृति है वो तो इसी पे आधारित है कि हल्ला बोल। ठीक है, जवाब दीजिए मनीष जी, जवाब दीजिए। कभी हाईकोर्ट पर हल्ला बोल, कभी विधानसभा पे हल्ला बोल।
तो भैया कम से कम न्यूज स्टेट पे डिबेट हो ले तो यहाँ हल्ला मत हाँ करो। जवाब दिए ये जवाब मनीष जी देने की स्थिति में नहीं है शिवम जी। मनीष जी, ये क्या जवाब जवाब देंगे? ठीक है बोलने दीजिए पांडे जी, बोलने दीजिए बोलने दीजिए। राम की वकालत करने वाले ये पितृपक्षी मंत्रिमंडल का विस्तार ठीक है, कर दिए। ठीक है। ये पूरी तरीके से इनकी हताशा। नहीं आप पितृपक्ष में उनको बोलने तो दीजिए, आप उनको बोल लेने दीजिए। मनीष शुक्ला को इस बात से आपत्ति क्यों है कि ये बोलने लायक रहने के जातियों शिवम को जी, ये बोलने की स्थिति नहीं है। मैं तो इनसे जानना चाहता हूँ मनीष शुक्ला क्यों नहीं मंत्री बन सकते, विजय बहादुर पाठक क्यों नहीं मंत्री बन सकते, इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी क्यों नहीं मंत्री बन सकते, क्यों इनको अपने पार्टी के ब्राह्मणों पे भरोसा नहीं, क्यों उधार का ब्राह्मण कांग्रेस से लाना पड़ा इनको, क्यों जितिन प्रसाद पे भरोसा कर रही है, क्यों नहीं जवाब देते? रह जाता है उस सरकार को जातिवादी कहा जाता है। वो सारी शक्ति तो आपका भी है। कल्याण सिंह जी नहीं रहे, उनका बेटा सांसद, उनका बेटा मंत्री, राजनाथ सिंह जी मंत्री, उनका बेटा विधायक, कम से कम लालजी टंडन नहीं रहे, उनके बाद उनका बेटा मंत्री। जी ये परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा करिए क्या? नल एंड वाइड है, इसीलिए आप जवाब नहीं ले रहे हो, भाग रहे हो। जातिवाद की परिभाषा हमसे सीख लीजिए। आप निराश और हताश सवाल हैं। नहीं करेंगे। आज का मंत्रिमंडल विस्तार साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चलिए ठीक है, स्वीकार कर चुकी है। लखेड़ा साहब मैं आपके पास आऊंगा। उमाकांत लखेड़ा साहब, एक जात का एसडीएम बनाया जाता है, ठीक। एक परिवार के लिए सरकार चलती है और ठीक है। में सारा विकास सिमटता है तो वो जातिवादी होता है। ठीक है उमाकांत लखेड़ा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अगर तकनीकी रूप से हम समझने की कोशिश करें इस मंत्रिमंडल विस्तार को, ठीक है रुक जाइए पांडे जी, रुकिए पांडे जी, रुकिए, मैं वापस आऊं, जब सवाल पूछूं तो जवाब देना आप। पांडे जी इधर उधर की बात मत करिए, आप इधर उधर की बात मत करिए, जब सवाल पूछे तब जवाब दीजिए। ठीक है लखेड़ा साहब, अगर तकनीकी रूप से इस मंत्रिमंडल विस्तार को हम समझने की कोशिश करें तो कितना कारगर सिद्ध होगा, कैसे इसका इंप्लीमेंट किया जाएगा और कैसे इन तमाम मंत्रियों का फायदा जनता के हित में किया जा सकेगा, क्या संभव है? देखिए मैं ये मानता हूं कि जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 4.5 साल तक सरकार थी और 4.5 साल सरकार के बाद लगातार एक विवाद योगी जी के मंत्रिमंडल में भी उठा, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने उल्टी सीधी बातें की और उससे बड़ी छिछालेदर हुई। इसमें कोई हम तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, हमारे किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से आवाज उठी, कोई बाहर से नहीं उठी। लेकिन ये कहना कि कोई क्रांति 3-4 महीने में आने वाली है, बिल्कुल नहीं आने वाली है। कोई ये जो चेहरे शामिल किए गए हैं, ये चेहरे एक किस्म देश देने की कोशिश की गई उन जातियों की, और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा काम होने वाला है। इलेक्शन मोड में देखिए, आप कोई भी आप योजना चलाते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी पर चुनावी तैयारी को हम कह सकते हैं चुनावी तैयारी है। तैयारी से मैंने पहले कहा था कि चुनाव की तैयारी, चुनाव अभियान शुरू हो गया। चुनाव अभियान में जातियों को ये संदेश देने की कोशिश है कि हुआ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी वर्ग थे उसमें ये जनरल संदेश ये गया था कि एक तो जातियों का ही पूरे सिस्टम में वर्चस्व है, तो एक संदेश देने की चुनावी बेला पर एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि लेकिन एक सवाल यहाँ पर लखेड़ा साहब ये भी बनता है, बाकी अगर हम पार्टियों की तुलना करें तो इस वक्त बीजेपी, क्या आप मानते हैं ज्यादा एक्टिव मोड में है, आक्रामक राजनीति के मोड में है, और बाकी दलों को कहां देखते हैं आप? बीजेपी, मुझे जैसे मैंने 30-35 साल से मैं उत्तर प्रदेश को कवर करता हूं और जो मैंने करीब से देखा है कि पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय न केवल अग्रेसिव मोड में है, भारतीय जनता पार्टी कोई छेद नहीं ढूंढना चाहती, कोई कमी नहीं छोड़, छोटी छोटी जातियों को भी वो कट एंड पेस्ट कर रहे, तो कट एंड पेस्ट करके ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है। ओंकार सिंह लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी छेद, कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है, कांग्रेस कहां है? भाई जो इन्होंने बनाए हैं क्या उससे सारी जातियां कवर हो गई? आप एक 43 मंत्रिमंडल के 43 सदस्य जो काम 4.5 साल में नहीं कर पाए और आज सरकार को 4 महीने पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ रहा है, जिसमें 7 लोगों को बनाया। आप ही बता रहे बड़े गुमनामी वाले चेहरे थे जिनको बनाया गया है, तो अगर गुमनामी वाले चेहरे थे ये बेचारे क्या करेंगे?
ठीक है। इनको मेरी तो हार्दिक कांग्रेस का शुभकामनाएं। कहना है कि मंत्री ये बनने का मंत्रिमंडल जो है वो हार्दिक कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े थे, मनीष शुक्ला बीजेपी से थे, कीर्तिनाथ पांडे समाजवादी पार्टी से थे, उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार थे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 7 नए चेहरे शामिल हुए, इनकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है बड़ी है, और आने वाले जो 22 का महासमर है इसमें इनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसकी तैयारी यहां पर बीजेपी कर रही है, तो एक्टिव मोड में पूरी तरीके से नजर आ रही है। बाकी दल कहां पर है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।